हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साद एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना एवं उत्कर्ष। तो आज के इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य में बाबर, हुमायूं और शेर शाह के बारे में पढ़ेंगे। यह इस टॉपिक का पार्ट 1 है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं मुगल काल से पूर्व की स्थिति से। बाबर के आक्रमण के समय भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी, यानी कि जब बाबर ने आक्रमण किया था उस समय हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता थी। ऐसी केंद्रीय सत्ता का अभाव था जो राजनीतिक एकता को स्थापित कर सीमा की सुरक्षा कर सके। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा असुरक्षित थी और आक्रमणकारियों को रोकने वाली कोई शक्ति नहीं थी। इसके अतिरिक्त राजनीतिक वैमनस्यता, षड्यंत्र और शत्रुता व्यापक रूप से फैली हुई थी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जब बाबर ने हमारे देश में आक्रमण किया था उस समय कोई ऐसी केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा कर सके। और जब बाबर आया था तब हमारे देश की उत्तर व पश्चिम सीमा असुरक्षित थी, यानी वहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा देश में राजनीतिक अराजकता, आपस में शत्रुता, षड्यंत्र, ये सभी चीज़ें फैली हुई थी। इसका लाभ भी बाबर ने उठाया। दिल्ली पर लोदी वंश के इब्राहिम लोदी का शासन था, यानी दिल्ली पर किसका शासन था? दिल्ली के ऊपर इब्राहिम लोदी का शासन था, जिसने अपने दुर्व्यवहार से अपने अफगान अमीरों को अपना शत्रु बना लिया था। शत्रु मीन्स होता है दुश्मन। इन परिस्थितियों में परस्पर संघर्षरत राज्य किसी भी शक्तिशाली आक्रमणकारी का सरलता से शिकार बन सकते थे। मतलब जब बाबर ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया था उस समय हमारे देश की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी और ऐसी स्थिति का लाभ कोई भी आक्रमणकारी उठा सकता था, और वही काम बाबर ने किया और बाबर ने उन परिस्थितियों का लाभ उठाया और हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया। अब हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना की। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, यानी कि जो बाबर है उसे हमारे देश में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। और उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या था उसका पूरा नाम? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम था। वह तैमूर का वंशज था, यानी बाबर किसका वंशज था? बाबर तैमूर का वंशज था। सामान्य रूप से उसे मुगल कहा गया, यानी बाबर को ही मुगल कहा गया। 1494 में बाबर को विरासत में फरगाना जो कि मध्य एशिया में एक छोटा सा राज्य था, वहाँ का उसे राज्य मिला हुआ था। विरासत में मिला था उसे यह राज्य। वह अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने एवं राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से उसने 5 बार भारत के विभिन्न स्थानों पर आक्रमण किए। मीन्स बाबर को विरासत में फरगाना का एक छोटा सा राज्य मिला था और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने हमारे देश के ऊपर, भारत के ऊपर 5 बार आक्रमण किए। अपने 5वें आक्रमण में उसने दिल्ली के अफगान सरदार इब्राहिम लोदी को अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त कर दिया। मीन्स बाबर ने जो 5वां आक्रमण हमारे देश के ऊपर किया था उसने अपने इस आक्रमण से इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली का शासक था, सन 1526 में अप्रैल के महीने में पानीपत का इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो मीन्स बाबर उस युद्ध में जीत गया और भारत में उसके आने का रास्ता इस तरह से साफ हो गया, यानी कि क्लियर हो गया, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। तो हम बात कर रहे हैं बाबर की। बाबर जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक है, तो ऐसा माना जाता है कि बाबर कुछ इस तरह दिखता होगा। उत्तर पश्चिम
इस समय उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति राजपूतों और अफगानों के बीच विभाजित थी। यानी जब बाबर ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया था तब उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति राजपूतों और अफगानों के बीच में बटी हुई थी। तत्कालीन मेवाड़ के महानतम राजपूत शासक राणा सांगा को बाबर ने 16 मार्च 1527 को आगरा के निकट खानवा के युद्ध में परास्त किया। यानी बाबर ने महाराणा सांगा के साथ 16 मार्च 1527 में आगरा के पास खानवा के युद्ध में उन्हें हरा दिया। यानी कि महाराणा सांगा के साथ बाबर ने युद्ध किया, जिसे खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और कब हुआ ये युद्ध? 16 मार्च 1527 को। और इस युद्ध में महाराणा सांगा परास्त हुए। सन 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को एवं 1529 में बाबर ने अफगानों को घाघरा के युद्ध में हराया। अब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का कार्य सरल हो गया। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। तो इस तरह एक के बाद एक युद्ध बाबर लगातार जीतता रहा और उसने लगातार हमारे देश में 5 युद्धों को जीता और अपने 5वें आक्रमण से उसका भारत में राज्य करने का रास्ता साफ हो गया। और 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसे हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, तुर्की भाषा में लिखी गई है। यानी बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है और जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी, उसे शॉर्टकट में बाबरनामा भी कहते हैं। और यह आत्मकथा उसकी तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो अभी हम बात कर रहे थे बाबर की, अब हम जानेंगे हुमायूं के बारे में। बाबर का जो बेटा था उसका नाम है हुमायूं। तो बाबर के बाद बाबर की गद्दी को हुमायूं ने संभाला था। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्करी एवं हिंदाल। तो बाबर के बाद यानी बाबर की मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। और हुमायूं के अलावा उसके और 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना तो कर दी, किंतु शत्रुओं से उसको सुरक्षित बनाने के लिए अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। इसलिए हुमायूं को गद्दी पर बैठने के बाद अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हुमायूं ने जिस राज्य की नींव डाली थी, जिस अपने आक्रमणों के जरिए, उसको संभालने के लिए वह काफ़ी दिन तक जीवित नहीं रहा। और जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तब उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। और हुमायूं के प्रमुख प्रतिद्वंदी अफगान सरदार थे। तो हुमायूं के जो दुश्मन थे या उसके प्रतिद्वंदी थे वे कौन थे? अफगान सरदार थे। इनमें शेरशाह मुख्य था। सन 1539 में शेरशाह ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में परास्त कर उसे दिल्ली की गद्दी छोड़कर ईरान भागने पर मजबूर कर दिया। तो 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और फिर उसे दिल्ली छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। यानी कि गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़े जो उसके दुश्मन थे वे अफगान सरदार थे, क्योंकि अफगान सरदारों के ही मतलब कि शासक को बाबर ने गद्दी से हटाकर अपनी गद्दी मतलब उसने स्थापित की थी। तो इसलिए वही उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। और इनमें से अफगान सरदारों में सबसे बड़ा जो दुश्मन था वह शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1539 में चौसा के युद्ध में हरा दिया और उसे भारत छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। हुमायूं की वजह से शेरशाह सूरी की वजह से हुमायूं भारत छोड़कर ईरान भाग गया। तो हम शेरशाह सूरी की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने शेरशाह सूरी की आपको पिक दिखाने की कोशिश की है। शेरशाह सूरी इस तरह दिखता था। हुमायूं के बाद अब हम शेरशाह सूरी के बारे में जानेंगे। शेरशाह बिहार की एक छोटी सी जागीर के अफगान सरदार का पुत्र था। यानी शेरशाह कौन था? शेरशाह
बिहार की एक छोटी सी जागीर अफगान सरदार का पुत्र था और उसके बचपन का नाम फरीद था। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है वो ये है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। उसने निहत्थे शेर का शिकार किया था, इसलिए वहाँ के शासक ने उसे शेरशाह की उपाधि दी थी। तो शेरशाह सूरी जो था उसका नाम शेरशाह क्यों पड़ा? शेरशाह सूरी ने बचपन में एक बिना हथियार के निहत्थे एक शेर का शिकार किया था, इसलिए वहाँ के शासक ने यानी वहाँ के राजा ने उसे शेरखां की उपाधि थी और बाद में शेरखां के बाद उसका नाम जो पड़ा वो है शेरशाह सूरी पड़ा। बाबर के हाथों पानीपत और घाघरा के युद्ध में परास्त होने पर भी अफगानों की शक्ति पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई थी। शेरशाह ने उन्हें पुनः संगठित कर उसमें एक नई जान फूंक दी। उसने अपनी प्रतिभा और साहस के बल पर हुमायूं को आपदस्थ करके दिल्ली के राज्य सिंहासन पर अधिकार कर लिया। बाबर के हाथों पानीपत और घाघरा के युद्ध में हारने के बाद भी अफगानों की जो शक्ति थी वह पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी और शेरशाह सूरी ने उसे पुनः संगठित करके उसमें एक नई जान फूंकी और उसने अपनी प्रतिभा और साहस के बल पर हुमायूं को दिल्ली की गद्दी से हटाकर उसे राज सिंहासन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हुमायूं को लगभग 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा, यानी कि 15 सालों तक उसकी गद्दी उसे वापस नहीं मिली। इस अवधि में शेरशाह और उसके उत्तराधिकारियों ने भारत पर शासन किया। शेरशाह के अल्पकालीन शासन का भारतीय इतिहास में प्रमुख स्थान है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि शेरशाह ने बहुत लंबे समय तक शासन नहीं किया, उसने सिर्फ 5 वर्षों तक ही भारत के ऊपर शासन किया था, क्योंकि उसके अफगानों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः वापस स्थापित किया था। यानी शेरशाह सूरी है उसका इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है और वह क्यों है? वह इसलिए है क्योंकि उसने अफगानों की खोई हुई शक्ति को पुनः स्थापित किया था और प्राचीन शासन व्यवस्था को भी उसने पुनर्जीवित किया तथा उसमें मौलिक सुधार किए जिसने भविष्य के लिए आधार स्तंभ का कार्य किया। शेरशाह सूरी कुछ इस तरह उस समय दिखते होंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमने शेरशाह सूरी की पिक आपको दिखाने की कोशिश की है। 1539 में चौसा के युद्ध एवं 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को परास्त किया था। यानी कि 2 युद्धों में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, एक 1539 में चौसा के युद्ध में और उसके बाद फिर 1540 में कन्नौज के युद्ध में। दोनों युद्धों में हुमायूं हार गया था और उसे अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था। अब हम बात कर रहे हैं अकबर के जन्म की। निर्वासित जीवन के दौरान 15 अक्टूबर सन 1542 में अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुमायूं को अकबर के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो अकबर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। उस समय हुमायूं हिंदू राजा के महल में शरण लिए हुए था। अब हम बात करेंगे शेरशाह के शासन की। किसकी बात करेंगे? शेरशाह का शासन प्रबंध। शेरशाह मध्यकालीन भारत का महान शासक था। कैसा था शेरशाह? शेरशाह मध्यकालीन भारत का एक महान शासक था। उसने शासन में जनता के हितों को सर्वोपरि रखा, यानी शेरशाह ने जनता के हितों को सर्वोच्च स्थान दिया। जिस कुशल प्रशासन तंत्र की शेरशाह ने नींव रखी थी उसका लाभ मुगलों को भी मिला। शेरशाह ने सैनिक प्रशासन, न्याय व्यवस्था और भू राजस्व के क्षेत्र में अनेक कार्य प्रारंभ किए जिनका अनुसरण बाद में अकबर ने भी किया। यानी शेरशाह ने जिस तरह की शासन पद्धति अपनाई थी उस शासन पद्धति को बाद में अकबर ने भी अपनाया था। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में और प्रांतों को सरकारों में विभाजित किया, जिन्हें पुनः परगनों में विभाजित किया गया। यानी शेरशाह ने अपना जो साम्राज्य था पूरा उसे प्रांतों में मीन्स राज्यों में बांटा और राज्यों के बाद उन्हें जिलों में बांटा और सरकारों यानी कि जिलों और सरकारों मीन्स सूबे मीन्स राज्य, तो राज्य और जिलों के अधिकारियों को समय समय पर उसने स्थानांतरित भी किया, मीन्स उनका उसने ट्रांसफ़र किया। जब उसको लगता था कि अब इनका ट्रांसफ़र करना है तो वह उनका ट्रांसफ़र भी करता था। उसने समान न्याय व्यवस्था लागू की, यानी सभी के लिए समान न्याय मिले ऐसी व्यवस्था शेरशाह ने लागू की थी तथा मुद्रा व्यवस्था में भी उसने सुधार किया। मुद्रा मीन्स होता है करेंसी।
तो उसने मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया। उसके द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का जो कि रुपया के नाम से जाना जाता है, वह मुगल काल तथा उसके बाद सन 1835 तक प्रचलित रहा। यानी शेरशाह ने जो सिक्का चलाया था वह सिक्का उसके बाद मुगल काल में चला और मुगल काल के बाद में सन 1835 तक भी वह प्रचलन में रहा। उसने यात्रियों के लिए कुओं और सरायों की व्यवस्था की एवं वृक्षारोपण करवाया। यानी कि शेरशाह ने जो आने जाने वाले यात्री थे उनके लिए पीने के लिए पानी मिले, इसके लिए उसने कुएं खुदवाए। इसके अलावा उसने सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए ताकि यात्रियों को धूप न लगे और वह छांव में बैठ सकें। शेरशाह ने मौर्य काल में निर्मित कलकत्ता से पेशावर को जोड़ने वाले पुराने राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया, जिसे हम वर्तमान में जीटी रोड के नाम से जानते हैं। मीन्स शेरशाह ने जो सड़क यानी जो राजमार्ग मौर्य काल जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक तक के शासनकाल का समय माना जाता है, तो मौर्य काल में जो सड़क राजमार्ग का निर्माण हुआ था उसका शेरशाह ने जीर्ण उद्धार करवाया। और ये कहाँ से कहाँ तक थी सड़क? ये कलकत्ता से लेकर पेशावर तक थी। कहाँ तक थी ये? कलकत्ता से पेशावर। पेशावर एक शहर का नाम है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। वहाँ तक जो पुराना राजमार्ग था उसका जीर्णोद्धार शेरशाह ने करवाया और जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है और शॉर्ट में इसे हम जीटी रोड भी कहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आप शेरशाह का मकबरा भी देख रहे हैं। शेरशाह ने अपने जीते जी इस मकबरे का निर्माण भी करवाया था। आगरा से राजस्थान एवं गुजरात तक, दक्षिण से बुरहानपुर तक सड़कों का निर्माण करवाया। मीन्स शेरशाह ने चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया। आगरा से लेकर राजस्थान, राजस्थान से लेकर गुजरात और गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिण में बुरहानपुर तक उसने सड़कों का निर्माण करवाया। उसने झेलम नदी के तट पर रोहतासगढ़ एवं दिल्ली के निकट शेरगढ़ नामक नगरों का निर्माण करवाया। तो शेरशाह ने 2 नए नगर भी बसाए। कहाँ, कौन कौन से? झेलम नदी के किनारे उसने रोहतासगढ़ का निर्माण करवाया यानी रोहतास नगर बसाया। इसके अलावा दिल्ली के पास उसने शेरगढ़ नामक नगर की स्थापना की। बिहार के सासाराम नामक स्थान पर उसके द्वारा निर्मित मकबरा उसके महान व्यक्तित्व तथा कला का अप्रतिम उदाहरण है। यानी उसने काफ़ी अच्छे काम किए। बिहार के पास यानी बिहार राज्य में शहर है सासाराम नामक जगह पर उसने अपना मकबरा बनवाया जो कि उसके महान व्यक्तित्व तथा कला का उदाहरण है। शिक्षा के क्षेत्र में उसने मदरसों का निर्माण करवाया। चूँकि वह मुस्लिम था तो इसलिए उसने शिक्षा के लिए मदरसों का निर्माण करवाया। प्रशासन के क्षेत्र में उसने अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। यानी अकबर ने भी उसके द्वारा चलाई हुई शासन व्यवस्था को अपनाया। शेरशाह केवल 5 वर्षों ही यानी शेरशाह ने सिर्फ 5 वर्ष तक ही शासन किया। सन 1545 में जब उसने कालिंजर के किले का घेरा डाला था तभी बारूद के एक ढेर में आग लगने से वहीं खड़े शेरशाह की मृत्यु हो गई। तो शेरशाह सूरी का जो शासन काल है वह बहुत ही अल्प समय का है। उसने सिर्फ 5 वर्ष तक शासन किया और उसकी मृत्यु कैसे हुई? तो यहाँ पर स्टूडेंट नोट करने वाली बात है कि सन 1545 में जब उसने कालिंजर के किले के ऊपर घेरा डाला हुआ था तभी बारूद के एक ढेर में आग लगने से वहीं खड़े शेरशाह की मृत्यु हो गई। मीन्स बारूद के साथ वह स्वयं उड़ गया यानी कि जल गया। इस तरह उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह के द्वारा बनवाई गई सड़कें उसके राज्य की नसें कहलाती थी। यानी जिस तरह व्यक्ति के शरीर में नसों का काम है और नसें के माध्यम से ही ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का संचार होता है, उसी तरह से शेरशाह के द्वारा बनाई गई सड़कें उसके राज्य की नसें कहलाती थीं। वह केंद्रीय शासन में विश्वास करता था तथा विधायी, प्रशासनिक तथा न्याय की शक्तियां सम्राट के हाथों में थीं। यानी वह केंद्रीय सत्ता के ऊपर विश्वास करता था तथा विधायी मीन्स होता है कानून, तो विधायी, प्रशासनिक तथा न्याय की शक्तियां सम्राट के हाथों में उस समय हुआ करती थी। कर्मचारियों को नगद वेतन देने की व्यवस्था भी उसने की थी। यानी कर्मचारियों को नगद तनख्वाह देने की व्यवस्था शेरशाह के द्वारा की गई थी। समस्त भूमि की उसने माप करवाई यानी जितनी भूमि थी उसको उसने नपवाया। इसके अलावा गुप्तचर व्यवस्था सुदृढ़ की। यानी कि
गुप्तचर जो व्यवस्था थी कि छिप कर सारे राज्य की जानकारी को रखना, यह व्यवस्था को उसने काफी मजबूत किया था। शेरशाह के जो उत्तराधिकारी थे वह अयोग्य सिद्ध हुए। हम चूंकि शेरशाह की बात कर रहे हैं, शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह के जो उत्तराधिकारी थे वह उसके बाद योग्य साबित नहीं हुए और वह अयोग्य हुए। इससे उत्तरी भारत के राज्य की स्थिति दुर्बल हो गई। यानी शेरशाह के जो उत्तराधिकारी थे वह अयोग्य होने के कारण उत्तरी भारत की राज्य की स्थिति काफी कमजोर हो गई थी, दुर्बल हो गई थी। प्रमुख सरदार और अधिकारी आपस में लड़ने लगे। यानी शेरशाह के मरने के बाद उसके जो अधिकारी थे और जो शासक थे वह आपस में लड़ने झगड़ने लगे। हुमायूं ने इस स्थिति का लाभ उठाया और उसने ईरान के शाह की सहायता से कंधार तथा काबुल को जीत लिया। यानी जब शेरशाह के मरने के बाद उसके राज्य के उसके उत्तराधिकारी और अधिकारी आपस में लड़ने झगड़ने लगे, तो ऐसी स्थिति का लाभ हुमायूं ने उठाया और हुमायूं ने ईरान के शाह की मदद से कंधार और काबुल को जीत लिया। कंधार और काबुल दोनों ही अफगानिस्तान राज्य के अंदर आते हैं, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में आते हैं। लेकिन उस समय तक, यानी कि जब इनका भारत में शासन था, तब हमारा देश मतलब कि एक था और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये देश नहीं थे। यहाँ तक हमारा अकेला भारत ही था। तो इन दोनों जगहों को हुमायूं ने जीत लिया था। सन 1555 में हुमायूं ने पंजाब को जीतकर दिल्ली और आगरा के ऊपर कब्जा कर लिया। कब? 1555 में हुमायूं ने पंजाब और दिल्ली को जीत लिया और आगरा तक उसका कब्जा हो गया था। इस प्रकार भारत में मुगल शासन की स्थापना हो गई। सन 1556 में अपने महल के पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र अकबर उसका उत्तराधिकारी बना। यानी 1555 में हुमायूं ने पंजाब और दिल्ली को जीतकर आगरा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारत में मुगलों की स्थापना हो गई और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो गई। और सन 1556 में अपने महल की पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है वो ये है कि हुमायूं की मृत्यु हुई कैसे। तो हुमायूं की मृत्यु अपने महल की सीढ़ियों, अपने महल के पुस्तकालय की सीढ़ियों के फिसलने के कारण, यानी कि लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। और फिर उसके बाद उसका जो पुत्र है अकबर, वह उसका उत्तराधिकारी बना। ऐसा कहा जाता है कि अकबर जब गद्दी पर बैठा था तब उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। तो इस तरह हमारे देश में बाबर से लेकर अकबर, बाबर से लेकर हुमायूं, हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर, तो इन्होंने भारत में मुगल काल की स्थापना कर दी। तो सबसे पहले शुरुआत थी वह बाबर ने की थी भारत में मुगल काल की, और बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर। इन सभी ने एक के बाद एक करके हमारे देश में मुगल साम्राज्य को मतलब कि स्थापित कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।